हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एयरफोर्स। कल हमने एयरफोर्स ग्रुप एक्स एग्ज़ाम के लिए सैम्पल पेपर अपलोड किया था, जिसको आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि गाइज़ आप लोगों का जो अप्रिसिएशन होता है वही हमारा प्राइमरी मोटिवेशन होता है। तो इसी तरह से आप लोग अप्रिशिएट करते रहना। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड गेट में एक इनपुट 0 है और दूसरा इनपुट 1 है, तो आउटपुट क्या होगा। देखो, लॉजिक गेट से क्वेश्चन कितने तरीके के बन सकते हैं, यहाँ मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की। अब जैसे यहाँ पे एंड गेट का है, तो एंड गेट में क्या है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर एक इनपुट 0 है और दूसरा इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगा। अगर एक इनपुट हमारा 1 है, दूसरा 0 है, ऑल्सो आउटपुट 0 मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है एंड में। और एक 0 है, दूसरा 0 है, तब आउटपुट तो 0 है, क्वाइट ऑब्वियस। अगर एक 1 है, दूसरा 1 है, तब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जो टेबल हो गई, ये किसकी होगी, एंड गेट की। सिमिलरली अगर और गेट की बात करें तो वहाँ पे प्लस हो जाता है, यानी कि एक 0 है इनपुट, दूसरा 1 है, तब वहाँ पे 1 हो जाएगा और गेट में। और एक 1 है, दूसरा इनपुट 0 है, तब भी 1 हो जाएगा। एक 0 है, दूसरा 0 है, तब तो 0 हो जाएगा। और एक 1 है, दूसरा 1 है, तब 1 हो जाएगा। ये जो टेबल लिखी है ये और गेट की, यहाँ से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ये जो लिखी है वो एंड गेट की लिखी है, याद रखना, एंड गेट में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एंड गेट का एक इनपुट 0 था, यानी कि एक 0 था, दूसरा 1 था, तो मल्टीप्लाई होकर क्या रिजल्ट आ जाएगा, 0। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सिमिलर क्वेश्चन में अगर हम स्लाइटली डिफरेंस कर दें, यहाँ पे एंड की जगह पे और कर देते, तब आंसर कितना हो जाता, तब 1 हो जाता, क्योंकि और गेट में हमारा एडिशन होता है। तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखोगे। सेकंड थिंग, लॉजिक गेट से अगर क्वेश्चन ऐसे भी बन चुके हैं पास्ट में कि आपको 4 फिगर दिए गए हैं। मान लो एक फिगर आपको इस तरह से दिया गया है। ठीक है, मैं आपसे अभी पूछ लेता हूँ, अभी आपका टेस्ट कर लेता हूँ। ये इसके दो इनपुट्स हैं, ए और बी। ठीक है, और ये आउटपुट है। एक ये फिगर दिया है, एक थोड़ा सा इस तरह से एक फिगर दिया है, इसमें भी सिमिलर है। एक इस तरह से फिगर दिया है आपसे। अब आपको मैं ये क्यों फिगर बना रहा हूँ, क्योंकि आपको फिगर का भी थोड़ा नॉलेज हो, क्योंकि आपसे कह देगा बताओ एंड गेट का कौन सा फिगर है। तो जिसमें डी बना है, डी इसमें बीच में जो डी बना है ये एंड गेट का है। ये जो थोड़ा डी से थोड़ा डिफरेंट है ये और गेट है। और जिसमें ये ट्रायंगल बना हुआ है ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉट गेट है। ठीक है, नॉट गेट का टेबल तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा, और आउटपुट अगर 1 होगा तो इनपुट 0 होगा। इसमें तो बिल्कुल सिंपल है, कंफ्यूज भी नहीं होगे। तो तीनों का टेबल और फिगर एक तो आप अपने माइंड में रखोगे। सेकंड थिंग, दो यूनिवर्सल होते हैं, एक होता है नेंड जो नॉट और एंड से बनता है, एक होता है और नॉर जो और नॉट से बनता है। तो आपसे ये भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कहा जाएगा आपसे कि इसमें से सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन सा है, तो वो नैंड गेट और नॉर गेट, ये दो है जो यूनिवर्सल हो जाएंगे। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कल जो है आपको लगभग 15 क्वेश्चंस कराए थे, और आज अगर मैं 10 क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको 25 क्वेश्चंस आने हैं। तो एक आइडिया देने की इन सैम्पल पेपर, अब जिसमें अगर आज क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं तो आप परेशान मत होना, क्योंकि जिन बच्चों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखो जाके। मैंने बताया है, आपको समझाने की कोशिश की है कि 15 क्वेश्चन किस तरह के आएंगे और 10 क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। तो ये एक परफेक्ट पूरा एक मॉक टेस्ट नहीं है, इसका ये सेकंड पार्ट है। तो केवल ये पार्ट देख रहे हो अगर आप, और आपने वो नहीं देखा है, तो आपको लग सकता है कि ये लेवल कौन सा है। आप पहले वो पार्ट देखना और ये देखना, पर इनको मर्ज करके अगर क्वेश्चन को कंपाइल करके आप एक पेपर में लिखोगे, देन यू विल फाइंड द एग्जैक्ट लेवल ऑफ एयरफोर्स ग्रुप एक्स एग्जाम। ठीक है, आपका जो डोमेन है वही मैंने इंक्लूड किया है। सेकेंड क्वेश्चन है, बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको एक फ़ायदे की बात बता दूं। अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, टेस्ट सीरीज में इनरोल करना चाहते हो, तो परीक्षा एप्लीकेशन पे अगर आप इनरोल करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ANU50 आप अगर इस रेफरल कोड को, इस कूपन कोड को अगर आप अप्लाई कर देते हो, अनु50, अनु आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। और अगर आप कोई भी वहाँ पे नेवी की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स, NDA, किसी भी एग्जाम के लिए अगर टेस्ट सीरीज में इनरोल करते हो, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लेना, जिससे हमारा भी प्रॉफिट होगा और आपका भी प्रॉफिट होगा। और अगर आप नहीं करते हो, आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरा सजेस्ट कर सकते हो कि अनु50 मेरे सर का कोड है, इसको यूज़ कर लो, तो सर जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ठीक है, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वैसे सभी के में डाउनलोड होगा, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चेक कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी टेम्परेचर पे ऑक्सीजन गैस की वर्गमाध्य मूल चाल यानी कि मीन रूट वेलोसिटी जो है वो कितनी है, इनिशियली v है। अब क्या किया गया कि टेम्परेचर को डबल कर दिया गया और गैस जो है वो एटम में टूट गई, स्प्लिट हो गई, स्प्लिट इनटू एटम्स। तो अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी।
अब देखो, अब आपको पता चलेगा कि न्यूमेरिकल का जो लेवल रहता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो था दैट वाज नॉट न्यूमेरिकल, जो लॉजिक गेट वाला था वो न्यूमेरिकल की उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब ये न्यूमेरिकल आया, तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको क्या लगता है पढ़ने में आपको लगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, पहले तो वीआरएमएस की बात करी गई है तो पहले उसका फॉर्मूला क्या है, 3RT/m। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये बात को लेके आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये क्या कह दिया कि एटम में टूट गई, मतलब इसका मतलब सिंपली ये है कि पहले O2 था, O2 का मतलब था कि उसमें जो मॉलिक्यूलर मास था वो 16 था, लेकिन जब वो एटम में स्प्लिट हो गई तो अब सिंपली वो एटम O ऑक्सीजन बचा जिसका मॉलिक्यूलर मास 8 बचा हुआ है। तो अब सिंपल हो गया सवाल, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, टेम्परेचर पता है, आप कर सकते हो, टेम्परेचर डबल हुआ है यानी कि 2T हो गया होगा, 2T हुआ होगा, और मॉलिक्यूलर मास जो है वो इनिशियली का आधा हुआ होगा, आधा का मतलब होता है m/2, और ये 2 ऊपर जाएगा तो हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, और अंडर रूट के बाहर आएगा तो यानी कि 2 गुनी चाल हो जाएगी, इनिशियली T/m रहा होगा तो 2 गुनी चाल हो जाएगी, यानी कि 2V ट्वाइस हो जाएगी। देखो कैलकुलेशन मैंने जो है वो आपको मिनिमाइज करने की कोशिश की है, अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप लोग क्या करो कि आप कैलकुलेशन के पार्ट पे वर्क करो, बाकी मुझे कॉन्सेप्ट सिखाने हैं आपको, सैम्पल पेपर का जो मीनिंग है, जो आपको मतलब है वो बताना है, कि आपको डरना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। जो क्वेश्चंस अगर 15 इजी भी आप सही सही कर लेते हो तब भी सिलेक्शन हो जाना है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, बच्चे ऐसे भी जानता हूँ तो इंग्लिश में 18 करके आ रहे हैं, मैथ्स में 20+ करके आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है अगर आप फिजिक्स में 10 छोड़ भी देते हो, मैं तो कहता हूँ कि 15 तक पहुँच गए ना, सफिशियंट है। थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंट फोकल लेंथ है, 2 कन्वेक्स लेंस हैं, उनकी जो फोकल लेंथ का फोकस दूरियों का जो सम है, योग है, वो इक्वल दूरी पर रखा गया है, यानी कि उनके जो बीच की दूरी है वो फोकल लेंथ का सम है, यानी कि जो बीच की दूरी है वो फोकल लेंथ का सम है, ये सवाल में दिया हुआ है, और यही एक हिंट्स है सवाल को करने के लिए। तो इस लेंस के संयोजन की कॉम्बिनेशन का जो पावर है वो कैसी होगी, अनंत होगी, 1 होगी, 0 होगी, 2 होगी, क्या होगी। तो देखो आपको क्या करना था, अब देखो ऐसा मैंने इसलिए ये सवाल इंक्लूड किया क्योंकि हर साल एक सवाल ऐसा आता है जो सिंपली फॉर्मूले से बन जाता है, जैसे कल के वीडियो में भी शायद एक लेंस मेकर से मैंने कराया था, और ये भी फॉर्मूला, तो मैं क्यों इस पे एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि उन 10 में भी अगर आपको और अच्छी रैंक लानी है, उन 10 क्वेश्चंस पे में भी 4-5 क्वेश्चन कर लेने हैं, तो आप फॉर्मूले पूरे फिजिक्स के याद कर लो। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वाला 1/F1 + 1/F2 माइनस डिस्टेंस बटे F1 F2, ये हो जाएगा संयोजन का, ठीक है। इसी का जो सिंप्लीफाई फॉर्म है अगर वो हम लिखें तो F बराबर क्या हो जाएगा, F1 F2 बटे F1, और सब ने ये फॉर्मूला देखा होगा, तभी मैं कहता हूँ आप कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन देखो और आपको रिग्रेट हो कि यार थोड़ा रिवीजन कर लेता, कुछ नया ना पढ़ के उन बचे हुए 4-5 दिनों में अगर वो पुरानी चीज़ें रिवाइज़ कर लेता, जैसे कि इसमें ही मैं अगर आपको याद दिलाऊं, पहले इस क्वेश्चन को कर लेता हूं फिर मैं आपको याद दिलाता हूं। अब इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, माइनस का डी। तो जब यहाँ पे डी का जो वैल्यू है वो F1 F2 है, सवाल में क्या कहा गया है कि फोकल लेंथ का जो सम है वही तो डी है, कहा है बीच की दूरियों के योग के बराबर है, तो d जो है वो F1 + F2 है, तो माइनस का है और ये प्लस का है, कट गया, नीचे 0 आ गया, और किसी चीज़ के बटे में नीचे 0 अगर आ जाता है तो उसका वैल्यू अनंत आता है, यानी कि फोकल लेंथ जो है वो अनंत आई। जल्दबाजी में मत रहना, हमसे पावर पूछी गई है, तो फोकल लेंथ अगर अनंत आई तो पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल होती है पावर, ठीक है। और लेंस की पावर का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, कई बार केवल मात्रक भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। अब मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बताऊंगा कुछ, जैसे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप नया ना पढ़ो यार, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें लेंस में देखो, आपने एक होता है अभिदृश्यक और नेत्रिका दोनों की फोकल लेंथ दे दी जाएंगी, आपसे सूक्ष्मदर्शी की लंबाई पूछी जाएगी, लेकिन उसमें कंडीशन होगी कि प्रतिबिंब जो है निकटतम दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, ये कंडीशन दूसरी। सिमिलरली सूक्ष्मदर्शी वाला 2 फॉर्मूले हो गए और दूरदर्शी वाले दोनों फॉर्मूले हो गए, एक 4 + फी 4/φ। तो ये फॉर्मूले यार देख लेना, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग कुछ नया मत पढ़ो, अभी बुक उठाओ, आपने जो प्रैक्टिस सेट, अगर आपको फॉर्मूले नहीं मिल रहे हैं तो सिंपली यार 11th और 12th की बुक उठाओ, उसमें आप जाओ, नीचे पीछे फॉर्मूले दिए रहते हैं हर लेसन के नीचे पीछे, तो वो 2 तार हैं, उनकी लंबाई जो है, और यानी कि लेंथ और डायमीटर और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सभी का जो रेशियो है 1:2 है।
यानी कि लेंथ भी 1:2 के रेशियो में है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी 1:2 के रेशियो में है और डायमीटर भी यही रेशियो में है। अगर फर्स्ट वायर का जो रेजिस्टेंस था वो 10 ओम था, तो दूसरे वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? इस पे स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में टपक सकता है। फॉर्मूला, मैं फिर कह रहा हूँ, फॉर्मूले तो याद हों ही हों, और इन वीडियोस के थ्रू आपको हो भी रहे होंगे। अगर लिख रहे हो तो हर वीडियो में आपको 4-5 फॉर्मूले याद हो रहे हैं। और उन मैराथन की जो मैंने प्लेलिस्ट दी थी वो ज़रूर देख लेना, सारे फॉर्मूले उसमें निचोड़ सो आप लिखोगे अगर तो सब मिल जाएंगे पूरी फिजिक्स के। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। अब कैलकुलेशन का पार्ट है, उस पर थोड़ा फोकस करना क्योंकि मैं मिनिमाइज़ करूँगा कैलकुलेशन, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं रेशनलाइज, सपोज मैं रेशनलाइज करके लिख रहा हूँ, तो ऊपर जो है हम रजिस्टिविटी का रेशियो लिखें। रजिस्टिविटी का रेशियो भी 1:2 है, लिख लिया। इनटू लेंथ का रेशियो लिखें, लेंथ का भी 1:2 है, लिख लिया। अपॉन में नीचे हम एरिया का लिखेंगे, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, या डायमीटर के टर्म्स में लिखें तो पाई d²/4 होता है। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो इनसे तो फ़र्क नहीं पड़ा। डायमीटर का स्क्वायर, यानी कि डायमीटर का रेशियो 1:2 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1:4 हो जाएगा। यानी कि फाइनली रेशनलाइज करके ये मिलेगा, ऊपर 1/4 से नीचे 1/4 कट गया, फाइनली हमें 1:1 मिल गया। यानी कि पहले 1 की वैल्यू 10 थी, तो अब जो फाइनली जो दूसरा वायर है उसकी भी कितनी होगी? उसका भी जो है 10 ओम आंसर होगा, ठीक है। ना 5 होगा, ना 20 होगा, ना अनंत होगा, 10 ओम, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। और अब मैं फिर कह दूं, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट सैम्पल पेपर का पार्ट नहीं देखा है, तो आप उसको पहले देख लेना जाके, क्योंकि मैंने जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है उसका लेवल इसमें बताने की कोशिश करी है। और जो रेस्ट 15 क्वेश्चन आएंगे वो फर्स्ट पार्ट में जाके आपको देखना। वैद्युत द्विध्रुव डाइपोल जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो क्या है? एक वेक्टर होता है जिसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है। तो इस फैक्ट को आप याद रखना, ऋण से धन की ओर, ठीक है। जैसे कि मैं फैक्ट जब कहता हूं तो मैं कुछ फैक्ट आपको मैंने बताए हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, जो रिपीट होते हैं एयरफोर्स नेवी में। जैसे कि आप इस तरह के फैक्ट हो सके तो रिवाइज कर लेना। जैसे कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तो उसका पाथ कैसा होगा पूछा जाएगा, तो इसमें पैराबोलिक हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन है और वो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा? तो सर्कुलर हो जाता है। 2 मैंने पॉइंट यहाँ पे बताई। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स आपने लिखे होंगे, तो आप लोग इनको कोशिश करो रिवाइज कर लो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर एंटर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो पैराबोलिक होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है परपेंडिकुलर, तो सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। लेकिन हेलिकल भी होता है, जो कि पूछा जा चुका है। हेलिकल जो अभी रिसेंट जो इंटेक हुआ था 6 नवंबर में शायद पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, कि अगर वो एक 30 डिग्री या किसी न्यून कोण पे कोई इलेक्ट्रॉन है और चुंबकीय क्षेत्र में इंटर करता है, तब उसका पाथ हेलिकल होता है। और ये कैसे होते हैं ये मैंने बहुत अच्छे फिगर बना के विजुलाइज करा के समझाए हैं प्रीवियसली। अभी ये आपका सैम्पल पेपर है, तो इसका मेरा जो मैसेज है कई है। एक मैसेज ये भी है कि इस तरह के फैक्ट को आप रिवाइज करो। जैसे इफ़ 2 इलेक्ट्रॉन्स कम्स क्लोजर, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास आता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है कि घटती है। ऐसे मैंने चिल्ला चिल्ला के बहुत सारे फैक्ट आपको लिखवाए हैं। उन सारे फैक्ट को एक बार आप लोग रिवाइज कर लो, और ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने नोट्स बनाए होंगे। और नहीं भी बनाए हैं तो आपके लिए मैं बता दूं, आप आज से फिजिक्स में मेरे कोई भी वीडियोज़ मत देखो, नया आएगा उसको भी मत देखो। जो मैंने एक मैराथन की 8 वीडियोज़ का एक प्ले दिया था कल आपको, उन 8 वीडियोज़ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। आप सब कुछ छोड़ के वो कर सकते हो, या ये छोटे छोटे वीडियोज़ अगर देख पा रहे हो तो देखो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो। बाकी वो 8 वीडियो पेरेंट्स वीडियो हैं, इन सभी का उसमें मर्जर है। मिसाइल जो है वो एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे छोड़ी गई। सबसे पहले तो पलायन वेग होता क्या है? पलायन वेग ऐसा वेग होता है जिसका मान अर्थ पे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, कि अगर इस वेलोसिटी से हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर फेंकेंगे तो वो अर्थ का ग्रेविटी चीर कर, मतलब उस जो है ग्रेविटी छोड़ के वो पलायन कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा, ठीक है। और ये जो है मून पे कम होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि वहाँ पे GV16 होता है, तो ये 2.46 ऐसे कुछ किलोमीटर पर सेकंड जो है मून पे होता है। अब बात करें एस्केप वेलोसिटी में और उसमें ऑर्बिट वेलोसिटी में रिलेशन पूछा जाता है, तो अगर हम ऑर्बिट वेलोसिटी में √2 का गुणा कर देते हैं तो वो एस्केप वेलोसिटी बन जाता है, ठीक है। ये रिजल्ट भी आप याद रखना। सेकंड क्वेश्चन ये है कि प्लान वेग जो है मास पे इंडिपेंडेंट होता है। अगर कोई कहे कि अगर 1 किलोग्राम का पिंड है उसको अगर इतने वेलोसिटी से फेंके, और अगर 2 किलोग्राम का है तो उसको क्या 22.4 से फेंकना पड़ेगा? नहीं, ये जो है मास पे इंडिपेंडेंट होता है। इस तरह से ऑप्शन क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ, इसको अभी मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। कि मिसाइल है अगर एस्केप वेलोसिटी से कम पे फेंकी गई है, ठीक है, बिलो द एस्केप वेलोसिटी, देन द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। इस फैक्ट को अब इस न्यूमेरिकल को मैंने कराया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसमें भी इंक्लूड करें। एक बिंदु पर 2 फोर्स हैं, ईच का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, वो 120 डिग्री पर है। इन फोर्स के वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट वो क्या होगा? तो देखो,
फार्मूला, फिर अगेन फार्मूला ही अगर आपको वेक्टर का जो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। अब बस वैल्यूज़ तो रखनी है। ए वेक्टर कितना है 5 है, उसका मैग्नीट्यूड तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी भी 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 गुणा 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। और कॉस 120 का मान होता है -1/2। ठीक है, सारी वैल्यूज़ रख दी, ए का 5 बी का 5 तो 25 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये इससे ये कट गया 2, अब ये नेगेटिव हो गया क्योंकि ये नेगेटिव आगे आ गया तो इस 25 से ये 25 कट गया। तो अगर आर स्क्वायर हमारा 25 आया तो रिजल्टेंट जो है वो कितना आएगा 5। तो हमारा राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, और देखो मैंने आपको कल एक सैम्पल पेपर का फर्स्ट पार्ट दिया था, तो अभी मैंने उसमें क्या कहा था कि कल मैं शाम को ही आपको कोशिश करूंगा कि इसके बचे हुए जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है या न्यूमेरिकल का थोड़ा जिसमें टच रहता है वो 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं वो मैं कल करा दूंगा। तो उसका उसी का एसोसिएटेड पार्ट है। जो नेक्स्ट सैम्पल पेपर 2 है वो आज शाम तक या कल सुबह तक आपको दे दूंगा और कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम तक आपको 5 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कर दूं। और मेरा ऐसा मानना रहेगा, ऐसा मैं जो है प्रिडिक्ट करके चल रहा हूं कि इन सैम्पल पेपर्स में जो चीज़ें मैं इंक्लूड कर रहा हूं, चीज़ें न्यूमेरिकल डेटा वेटा चेंज हो सकता है, बाकी ये फैक्ट जो है वो ज़रूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ इनका एक भी पार्ट आप मिस मत करना। अपकमिंग जो 4 पार्ट और रहेंगे, और कोशिश करो अगर रिवीजन करना है तो जो मैंने प्लेलिस्ट कल कम्युनिटी पे दी थी वहाँ से आप साबुन के 2 बबल हैं, सोप बबल हैं, एक का रेडियस R1 है और दूसरे का R2 है। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि R1 इज़ ग्रेटर देन R2, वो मिलकर एक हो जाते हैं, यानी कि दोनों सोप बबल जो मर्ज होकर एक हो जाते हैं तो उनका जो उभयनिष्ठ पृष्ठ है उसकी रेडियस क्या होगी। तो देखो इसमें 2 बातें आप याद रखना अगर पूछ ली जाएं अभी फ़िलहाल के लिए, कि जो उभयनिष्ठ पृष्ठ की त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी R1 R2 बटे R1 अगर बड़ा है R1 माइनस R2। ठीक है, इस तरह से उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी सवाल में अगर वो कहता है कि R1 एक की रेडियस R1 है दूसरे की R2 है और दोनों जो हैं वो समतापीय आइसोथर्मल सिचुएशन के अंतर्गत जुड़ते हैं, उसने क्या कहा कि समतापी अवस्था के अंतर्गत जुड़ते हैं, तब अगर रिजल्टेंट बुलबुले की जो है एक बुलबुला होगा उसकी रेडियस पूछी जाए, तब आप याद रखना सिंपली हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। मैंने आपको 2 बातें बताई। अगर सीधा जैसे ये सवाल है तो इसका आंसर तो ए ऑप्शन है। ठीक है, उभयनिष्ठ पृष्ठ की त्रिज्या। लेकिन अगर इसमें एक लाइन और जोड़ देता है कि 2 सोप बबल हैं, उनका रेडियस R1 R2 है, और अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंतर्गत जो है वो निर्वात में जुड़ते हैं, ठीक है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के अंतर्गत निर्वात में अगर जुड़ते हैं तब त्रिज्या जो है वो रिजल्टेंट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को हेल्प होगी इन सैम्पल पेपर्स से। तो बस मेरा एक ही आप लोगों से चाहिए कि आप लोग बस अप्रिशिएट कर दिया करो, वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो। बाकी जो मैं पास्ट में पढ़ा चुका हूँ वो भी मोर देन सफिशिएंट है। बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना डाइजेस्ट कर ले।